कि 4 चीज़ें हमारी हैं, दूध है, गोश्त है, बच्चे हैं और जानवर की हेल्थ है। बिल्कुल है। इन चारों के अंदर अगर मैं मिनरल मिक्सचर नहीं डालता तो फिर क्या हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। नाजरीन, आज आपकी खुशकिस्मती है, पाकिस्तान की चंद एक ख़वातीन जो इस दर्जे पर पहुँची हैं कि वो न्यूट्रिशन के बारे में सब कुछ जानती हूँ। तो आज उनमें से डॉक्टर साइमा को मैंने ज़हमत दी है कि वो तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर साइमा PhD हैं न्यूट्रिशन में। नाज़रीन, हमारी खुशकिस्मती है कि आज ये यहाँ पर मौजूद हैं। अपनी ज़िंदगी इन्होंने न्यूट्रिशन और जानवरों की ज़रूरियात उसके ऊपर सर्व की है। इनका तजुर्बा है कि हम लाइफ स्टॉक से क्या क्या चीज़ें चाहते हैं और लाइफ स्टॉक के बेनिफिट्स कौन कौन से हैं और उनके अंदर न्यूट्रिशन का रोल क्या है और मिनरल्स का रोल क्या है। मेरी गुजारिश होगी कि ये आपको आज बताएं कि मिनरल्स की क्या अहमियत है जानवर के पैदावारी अमल को तेज़ तर रखने के लिए और बरकरार रखने के लिए। तो लेकिन इससे पहले मैं आपके सामने अपना एक ज़ाती सच्चा वाक़या बताना चाहता हूँ। ये 2009 की बात है और हम एक प्रोजेक्ट था डेयरी हब, उसमें हम काम कर रहे थे और ये 13 माड़ी पत्तन, ये इकबाल नगर के पास एक गाँव था जहाँ उसका सेंटर था। तो हम एक मरतबा एक गाँव में गए और वहाँ देखा कि एक गाय जो है वो लंबी पड़ी हुई है और देखा है कि न उसकी आंखें झपक रही हैं और न वो मूव कर रही है, टांगें अकड़ी हुई हैं और गोबर आधा बाहर है आधा अंदर है। और वहाँ पर वो जो मालिक है वो शोर मचा रहा है कि मैं मर गया और साथ में वो गालियाँ दे रहा है किसी वरियाम मोची के नाम को। और उसका कहना ये था कि आज वरियाम मोची आया था और उसकी नज़र इसको लग गई। मेरे साथ 2 DVM डॉक्टर थे और उन्होंने कहा कि सर ये ड्राइवर को हम अभी भेज देते हैं इकबाल नगर और वहाँ से वो दवाई ले आता है और इसका हम इलाज करते हैं। थोड़ी देर के बाद वो इंजेक्शन आ गया जिसका नाम मिल्फोन C था और वो जो ही जानवर को लगाया गया, अभी वो मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ था कि वो गाय उठकर खड़ी हो गई। अब ये जो चौधरी साहब थे उनका कहना ये था कि ये जो हाफिज़ साहब आए हैं इनके दम दुरूद की वजह से मेरा जानवर ठीक हुआ है। और वो ये अंदाज़ा नहीं कर सका कि इंजेक्शन ने भी कोई काम किया होगा। उसका यही कहना था कि मेरी गाय बहुत ज़्यादा दूध देती है और वो आज वरियामा मोची आया था और उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसकी आंखों के अंदर जो है सूअर का बाल है। तो अभी ये बात हो रही थी कि 2-3 आदमी जो है मारते हुए वरियाम मोची को ले आए। अब मैं समझता था और मेरे साथ जो आदमी थे जो DVM डॉक्टर थे उनको भी पता था कि ये एक मिनरल्स की कमी का एक टिपिकल मसला था और इसमें वरियाम का कोई कसूर नहीं था। तो वरियाम की जान बचाना भी हमारा काम था। तो मैंने कहा ओके, अब आपको पता चल गया कि दम दुरूद की वजह से जानवर ठीक हो गया, अब मैं इसकी आंखों को चेक करता हूँ। मैंने कुछ कुरान मजीद की 2-3 आयत पढ़कर उसकी आंखों को इस तरह चेक किया जिस तरह एक आई स्पेशलिस्ट चेक करता है और बाद में मैंने बताया कि मैंने गौर से देखा है और इसकी आंखों में कोई नज़र वाली बात नहीं है और कोई सूअर का बाल नहीं है। और इस तरीके से उस बेचारे वरियाम में मोची की जान छुट्टी। तो आज मैं डॉक्टर साहिमा से पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहिबा कि हमारे जो जानवर हैं, हमारे जो फार्म हैं, हम चाहते हैं कि उससे मैक्सिमम प्रोडक्शन मिले, मैक्सिमम दूध मिले, मैक्सिमम बच्चे मिले और मैक्सिमम वेट गेन हो और एट द सेम टाइम हमारे जानवर बीमार ना हो। बीमार ना होने के अंदर एक तो वैक्सीन का रोल है, एक खुराक का रोल है। आप मुझे बताइएगा कि ये मिनरल मिक्सचर का या डिफरेंट मिनरल्स का क्या रोल है? बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो आपने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। मैंने अपना कैरियर शुरू किया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से और मैं पाकिस्तान में पहली फीमेल थी जिसने एनिमल न्यूट्रिशन में MPhil और फिर उसके बाद PhD की। माशाल्लाह। और फिर 2 इयर्स मैंने वहाँ पर एज अ लेक्चरर सर्व करने के बाद युवास को ज्वाइन किया और मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे डॉक्टर मखदूम अब्दुल जब्बार और प्रोफेसर डॉक्टर तलत नसीर पाशा के साथ काम करने का मौका मिला और मैंने न्यूट्रिशन इन दोनों से सीखी और अल्हम्दुलिल्लाह के आज मैं युवास में पहली फ़ीमेल डीन हूँ। सर आपने बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग वाक़या जो अभी सुनाया।
तो उसकी बेस पर मैं यही कहूँगी कि हमारी कौम को अभी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और उसमें लाइवस्टॉक की अहमियत को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन हम उसी वक्त तरक्की कर सकते हैं जब हमारे एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और उसके लिए एक प्रिसीजन न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट के बारे में लोगों को अवेयरनेस उनकी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि जानवरों की खुराक में प्रोटीन, एनर्जी, विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो मेजर अज्जा हैं। इसमें अगर हम प्रोटीन और एनर्जी को देखें तो उनकी डेफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी पर तो असरअंदाज होती है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी कोई ऐसी टिपिकल डिजीज़ सिम्टम्स नहीं होती जो कि मिनरल से रिलेटेड हैं। किसी एक मिनरल की भी कमी जो है वो ना सिर्फ ये कि एक स्पेसिफिक बीमारी की वजह बनती है, बल्कि उसके साथ साथ एक ड्रास्टिक जो एनिमल की प्रोडक्टिविटी में चेंज आती है वो देखने को मिलती है। अगर इस वक्त हम देखें तो किसी भी डेयरी एनिमल को पैदावार के लिए 17 मिनरल्स की ज़रूरत होती है। इसमें से कुछ जो हैं वो मेजर हैं और कुछ माइनर नमकियात हैं। मेजर अगर हम देखें तो उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र शामिल हैं। और माइक्रो मिनरल्स जो जानवर की पैदावार के लिए ज़रूरी हैं उनमें आयोडीन, आयरन, कोबाल्ट, मैंगनीज़ और इसके बाद जिंक शामिल है। और इनकी अलग अलग अहमियत है और कुछ जो हैं वो एक दूसरे के साथ एंटागोनिस्टिक इम्पैक्ट भी शो करते हैं। अगर हम इनकी कमी के असरात को देखें तो जानवरों में जैसे एक मेजर मिनरल मैंने बताया है कैल्शियम, और उसके साथ साथ फास्फोरस और विटामिन डी, इनकी एक ट्रायंगल बनती है। ये तीनों इंटरेक्शन के तौर पे काम करते हैं। कैल्शियम की अगर मैं डेयरी राशन में डेली रिक्वायरमेंट देखूं तो तकरीबन 116 ग्राम पर एनिमल है, और ख़ुराक में अगर उसका शेयर देखूं तो तकरीबन 0.9% से लेकर 1% ड्राई लेटर बेसिस पर कैल्शियम की ज़रूरत होती है। और जब इसकी कमी हो जाए तो एडल्ट एनिमल्स में ऑस्टियोमलेशिया, यंग एनिमल्स में रिकेट्स, और फिर उसके बाद जब प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं अगर उनमें ड्राई पीरियड के दौरान हम कैल्शियम को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो फिर मिल्क फीवर। डॉक्टर साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि प्रिसीजन न्यूट्रिशन का नाम जी मैंने पहली मरतबा सुना है। पढ़ा तो मैंने था जी, लेकिन मैं इसलिए खुश हूँ कि मैं एक पढ़े लिखे हस्ती से मैं बात कर रहा हूँ जो वाकई प्रिसीजन न्यूट्रिशन का मतलब समझती है। हमारे यहाँ जो जनरली है वो ये है कि 40 किलोग्राम यानी 1 मन पट्ठे दे दिए जी, और साथ में नमक का ढेला रख दिया, और हमने समझा कि हमने बहुत काम कर लिया और बहुत कुछ किया, थोड़ी सी खल डाल दी है। आज आपने बड़ी प्यारी बात कही है कि आपने बताया कि प्रोटीन क्या है और ड्राई मैटर क्या है, और उसमें प्रिसीजन न्यूट्रिशन का आपने नाम बताया है। ये जो मिनरल्स हैं, जो 17 मिनरल्स हैं, मैं अब तक 16 समझता रहा था। ये अब अच्छी बात है कि ताकि पाकिस्तानियों को पता चले कि पाकिस्तानी साइंसदान आगे की तरफ जा रहे हैं, हम लोग रिसर्च के अंदर पूरी की पूरी तवज्जो दे रहे हैं। तो मुझे बताइएगा कि 4 चीज़ें हमारी हैं, दूध है, गोश्त है, बच्चे हैं और जानवर की हेल्थ है। बिल्कुल है। इन चारों के अंदर अगर मैं मिनरल मिक्सचर नहीं डालता तो फिर क्या हो सकता है? सर, अगर हम जो चीज़ें अभी आपने लिस्ट की हैं इनको अगर मैं देखूं तो मेजर शेयर तो फीड का है। एनिमल की प्रोडक्टिविटी में यानी पैदावारी सलाहियत में 70% हिस्सा जो है वो खुराक का है। और मिनरल्स की जब हम बात करते हैं तो ड्राई पीरियड से लेकर उसके ट्रांजिशन पीरियड, फिर उसके बाद नॉर्मल लैक्टेशन के लिए मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि अभी अगर मैं आपको कैल्शियम की बात करती हूँ तो ड्राई पीरियड में अगर हम बहुत ज़्यादा कैल्शियम भी दे देते हैं तो उसकी जो है एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाती है, और फिर उसके बाद जब एनिमल डिलीवरी के बाद जब बच्चा दे देता है तो उसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ जाती है, और उसमें फिर जानवर को मिल्क फीवर का भी सामना करना पड़ता है। ट्रांजिशन पीरियड का बहुत जो केस मैंने बताया था जी बिल्कुल, वो मिल्फोंसी वाला, वो क्या उसकी एक्चुअल रीज़न क्या थी, वो ज़रा मेरे सामने को वजह उसकी कि देखते रहते हैं कि इस किस्म के केसेस उसमें होते हैं जहाँ जानवर दूध बहुत ज़्यादा देता है। जी, इसका मतलब है कि
कि ताकत तो बाहर निकल रही है और फिर साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी निकल रहे हैं, उसके जो बॉडी रिजर्व्स हैं वो भी साथ साथ बॉडी से तेज़ी के साथ एक्सक्रीट हो रहे हैं। तो हमें बैलेंस्ड राशन यानी मतवाजन खुराक की तरफ जाना पड़ेगा। मतवाजन खुराक का ये मतलब नहीं है कि आप एक जो बच्चा बढ़ोतरी की तरफ है यानी ग्रोइंग किड है, जानवर का बच्चा है, उसको भी वही न्यूट्रिएंट दें। आप जो डेयरी का एनिमल है, दूध दे रहा है, वही राशन उसके लिए भी ज़रूरी है। या जो आपने गोश्त के लिए जानवर रखा हुआ है उसको भी वही राशन दें। हर जानवर की एक अपनी ज़रूरत होती है, उसके बॉडी वेट के लिहाज से, उसकी प्रोडक्शन के लिहाज से। प्रेगनेंसी में उसकी ज़रूरियात और चेंज हो जाती हैं। जैसे अभी मैंने ट्रांजिशन पीरियड की बात की, यानी बच्चा पैदा होने से 3 हफ्ते पहले और 3 हफ्ते के बाद उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होती हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम उस पीरियड में जानवर को मतवाजन खुराक नहीं देंगे तो या ज़्यादा दे देंगे तो वही न्यूट्रिएंट्स तेज़ी से एक्सक्रीट होंगे काविंग के बाद, और फिर जानवर की बॉडी में से न्यूट्रिएंट्स की डिप्लीशन होगी और अल्टीमेटली जो है उसके मिल्क प्रोडक्शन पर इम्पेक्ट पड़ेगा। हमें हर लैक्टेशन के अंदर उसकी न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम उससे वो पैदावार नहीं ले सकते जो कि हम लेना चाहते हैं। अच्छा, अब 3 चीज़ें जो हम बहैसियत लाइफ स्टॉक फार्मर के जो मैं देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि कभी कभार मेरा जानवर जो है वो बच्चा वक्त से पहले फेंक देता है, जिसे अबॉर्शन कहते हैं जी। एक मैंने ये चीज़ देखी है। एक मैंने ये चीज़ देखी है कि सर्दियों के अंदर ख़ास तौर पर जो जानवर कुछ ज़्यादा पैदावारी होते हैं उनकी पिछली टांगें उनकी रह जाती हैं, उठने से इनकार कर देते हैं। जी जी, इसमें मिनरल का कोई रोल है? बिल्कुल सर, इसमें मिनरल्स का रोल है, ख़ास तौर पे जो माइक्रो मिनरल्स हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स में क्या डिफरेंस है। एक दफ़ा मैंने एक आम आदमी से पूछा कि आपको पता है कि मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स में क्या है। वो आम लेमैन था, तो उसने थोड़े से जानवर रखे हुए थे, तो उसके ख्याल में जो मिनरल जिनका पार्टिकल साइज़ बड़ा होता है वो मैक्रो है, और जो बिल्कुल फाइन पाउडर फॉर्म में होते हैं वो माइक्रो मिनरल्स हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, हम रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो उनकी सेट करते हैं, रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो वो मैक्रो मिनरल्स में आ जाते हैं। जो बिल्कुल नॉमिनल क्वांटिटीज़ में मिलीग्राम्स में चाहिए होते हैं या पार्ट्स पर मिलियन, तो वो माइक्रो मिनरल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे आप कॉपर को ले लें, तो कॉपर की डेफिशिएंसी के साथ उनका हेयर कोट भी जो है वो शाइनिंग नहीं देता, और उसके अलावा उनकी जो बैक है वो कर्व हो जाती है। सिमिलरली जिंक के साथ, मतलब है वो जो स्ट्रेट लाइन नहीं रहती। जी बिल्कुल, वो जो अगर नीचे को डूबी हुई हो, इसका मतलब है उसमें कॉपर की डेफिशिएंसी। या समटाइम्स एक्सेसिव नेट से आप देखें कि वो सी शेप कर्व की फॉर्म में आ जाती है। शेप की ये नहीं, ऊपर की तरफ भी हो सकती है, नीचे भी बैठ सकती है। जी, इसी तरह जिंक जो है वो कुछ मिनरल्स के साथ अगर एक्सेसिव मिकदार उसकी हो जाए क्वांटिटी, तो वो एंटागोनिस्ट के तौर पे काम करता है। जैसे कैल्शियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ वो फिर जिंक वो उनकी डेफिशिएंसी कॉज करता है। हम जब अगर फ़ैट ज़्यादा है राशन में, तो फिर हमें मैग्नीशियम और पोटेशियम को सेट करना पड़ेगा। सिमिलरली हीट स्ट्रेस में हमें पोटेशियम की क्वांटिटी भी ज़्यादा मिकदार में देनी पड़ेगी। और एक और चीज़ जो फार्मर अक्सर उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अगर साइलेज दे रहे हैं, पर्टिकुलरली कॉर्न का साइलेज, तो फिर हमें मैग्नीशियम और पोटेशियम की रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि वो नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप है और उसमें आपको पता है कि पोटेशियम कम होता है, तो फिर हमें थोड़ा सा पोटेशियम एक्सेसिव देना पड़ेगा। मैं 1 मिनट के लिए ज़रा एग्रोनॉमिस्ट बन जाता हूँ। जी बिल्कुल, ये डॉक्टर साहबा ने बड़ी प्यारी बात कही है। कभी आपने मकई की छली देखी है? अगर ऊपर से वो गंजी हो, उसमें ऊपर दाने ना हो, नीचे दाने हो, वो टिपिकल एग्जाम्पल है कि इसमें पोटाशियम डालनी चाहिए थी, और किसान ने पोटाशियम ना डाल के अपने पैसे तो बचाए हैं, लेकिन यहाँ दानों से महरूम रहा। तो ये बात दुरुस्त है कि जब आप मकई का साइलेज देंगे तो फिर आपको पोटेशियम की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि लेग्यूमिनस क्रॉप में पोटेशियम खातर का होता है, लेकिन नॉन लेग्यूमिनस में इनकी डेफिशिएंसी होती है। जैसे अभी आपने एज ए एग्रोनॉमिस्ट बताया कि उसने पोटेशियम वाली फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ की, या ऐसी सॉइल में जहाँ पर पोटेशियम कम मिकदार में था वहाँ पर उसने ग्रो किया और उस पर दाने नहीं आए, तो अल्टीमेटली जब एनिमल उसे कंज्यूम करेगा तो फिर भी कॉस्ट बढ़ेगी कि हमें एक्सेसिव जो है वो एक्स्ट्रा सोर्स डालना पड़ेगा, चाहे वो
प्रीमिक्स की फॉर्म में डालें या उसको कोई पोटेशियम का एक्स्ट्रा सोर्स दें ताकि जानवर की प्रोडक्टिविटी बढ़े। अच्छा मैडम, एक मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि ये तमाम मसाइल जो है इसकी ज़रूरत ये उन जानवरों में ज़्यादा पड़ती है जिन जानवरों की पैदावार ज़्यादा होती है। बिल्कुल यानी मेरी अगर भैंस या गाय 3 लीटर दूध दे रही है तो शायद मुझे फ़िक्र नहीं होगी उसके मिनरल्स की रिक्वायरमेंट के बारे में, लेकिन अगर वो भैंस 20 लीटर दूध दे रही है और गाय 30 लीटर दूध दे रही है तो उस सूरत में तो ये मैंडेटरी बन जाता है। एम आई राइट? यस सर। सर अगर आपकी भैंस 3 लीटर दूध भी दे रही है तो आप न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट से थोड़ी सी उसकी मिल्क की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं, और इस सिलसिले में भी फार्मर्स को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो आपकी अगर गाय ज़्यादा दे रही है तो उसकी प्रोडक्शन को मेंटेन रखने के लिए भी मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप देखें कि हमारे जिस तरह हमारी बॉडी में एनर्जी के साइकिल्स चलते हैं, इसी तरह जब एनिमल की बॉडी में भी वही एनर्जी के साइकिल ग्लाइकोलाइसिस और टीसीए साइकिल चलते हैं, तो उनमें बहुत से मिनरल्स ऐसे हैं जो कि कोएंजाइम के तौर पे काम करते हैं। अगर मिनरल्स की डेफिशिएंसी नहीं होगी तो वो एनर्जी के साइकिल उतने फंक्शनल नहीं होंगे, फिर जानवर को एनर्जी नहीं मिलेगी और फिर प्रोडक्शन को मेंटेन रखने के लिए एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी, तो अल्टीमेटली जो है उसका इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी पर पड़ेगा। अच्छा, ये अगर एक ज़माने के अंदर युवास जो है, जी मैं ख़ुद भी यहाँ से मिनरल मिक्सचर लिया करता था। आपने बड़ा प्यारा नाम लिया डॉक्टर मखदूम जब्बार साहब का, उनकी बड़ी मेहरबानी थी और वो मुझे बताया करते थे। वो मुझे बताया करते थे छोटी मिकदार में जो मिक्स करना है वो कितना मुश्किल होता है और बड़ी मिकदार वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल बनाते हैं आप लोग? नहीं सर, वो कुछ नागज़ीर वजूहात की बिना पर उसको स्टॉप करना पड़ा। हमारा जो युवास का मिनरल मिक्सचर था उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा आ रहा था। अच्छा था। बल्कि मखदूम साहब को रिटायर हुए भी आई थिंक 10 ईयर से ज़्यादा हो गए, लेकिन हमें अभी भी उसी तरह कॉल्स आती हैं कि हमें आपका मिनरल मिक्सचर चाहिए। एक तो सर उसकी वजह ये थी कि कुछ प्राइवेट कंपनीज़ ने अपना बनाना शुरू किया तो मार्केट में उसकी डिमांड होगी, कुछ ने इंपोर्ट करना भी शुरू कर दिया। तो बड़े बड़े जो फार्म्स थे कॉरपोरेटिव फार्म्स भी, उन्होंने फिर उनको पैसे की तो नहीं फिक्र होती, वो परचेज़ उन्होंने उधर से करना शुरू कर दिया, तो फिर युवास का कम हो गया। लेकिन मैं अब डीन हूँ तो मेरी कोशिश है कि मैं मखदूम साहब के उस इनिशिएटिव को दोबारा स्टार्ट करूँ और इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज़ और मंथ मैं इसको दोबारा स्टार्ट करूँगी। नाज़रीन, मैडम ने अपने पीरों का नाम बताया। उन पीरों के अंदर डॉक्टर मखदूम जब्बार साहब का नाम है, डॉक्टर तलत पाशा साहब का नाम है, और मैं इजाफा करना चाहता हूँ इनके दादा पीर का, सैयद अबरार शाह गिलानी साहब। बिल्कुल। एम आई राइट? मैं सर उन्हीं से मुतासर होकर इधर आई थी एनिमल न्यूट्रिशन की तरफ। मैंने जब वहाँ से स्टार्ट किया तो मेरे कुछ टीचर्स जिनका मुझे पढ़ाने का स्टाइल, नॉलेज शेयर करने का स्टाइल, स्टूडेंट के साथ डीलिंग एज अ टीचर मुझे अच्छी लगी, तो फिर मैंने उन जैसी तो नहीं बन सकी लेकिन उनको थोड़ा बहुत फॉलो किया और अभी भी मैं मेरे मौसनों में शामिल है कि वो उनकी वजह से मैं एनिमल न्यूट्रिशन की तरफ आई। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी अता फरमाए। बिल्कुल पाशा सर मेरे मौसन हैं। और मैं असल उनका नाम मैंने इसलिए लिया है कि जब मैं तालिब इल्म था तो मैंने उनसे पूछा था कि सर मुझे आप चंद हरफों में बता दें कि जानवर की खुराक में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि आप घर में हंडिया पकती देखते हैं? तो मैंने कहा जी हाँ। उन्होंने कहा उसमें गोश्त भी होता है, उसमें आलू भी होता है, उसमें सब्ज़ी भी होती है और उसके अंदर गरम मसाले भी होते हैं और साथ में नमक भी होता है। जी बिल्कुल। और आखिर में उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कोई किसी किस्म की हंडिया हो वो तेल के बगैर नहीं बन सकती। दूसरी बात यह है कोई देसी घी इस्तेमाल कर रहा है और कोई सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन तेल हर सूरत में होगा। लेकिन वो भी सर जानवरों की खुराक में, जैसे कि पहले मैंने बताया कि अगर हाई फैट डाइट आप बना रहे हैं तो फिर आपको पोटेशियम और मैग्नीशियम की क्वांटिटी को ज़रा ज़्यादा करना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर ये इनकी डेफिशिएंसी आ जाती है। इट मीन्स के ऑयल की क्वांटिटी भी नमक के साथ रिलेटेड है, उसके बगैर जो है नमक के बगैर एक तो जानवर का एपिटाइट नहीं बढ़ेगा। जैसे सर ने अभी बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि खाने में नमक भी डालते हैं, अगर खाना बगैर नमक के होगा तो आप शायद उतनी क्वांटिटी में कंज्यूम ना करें जिस तरह के नॉर्मल आपको भूख लगी होगी तो आप करना चाहते हैं। तो इसी तरह जानवर का भी यही हाल है कि अगर मिनरल्स की कंसंट्रेशन राशन में उतनी नहीं होगी तो फिर जानवर का एपिटाइट भी कम होगा और उसका इंटेक कम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा। आप से इंशाल्लाह ताला हम आइंदा भी रहनुमाई लेते रहेंगे और मेरे फार्मर्स भी
अब मैं आखिर में बात कहना चाहता हूँ है कि ये मिनरल मिक्सचर, ये चोरों की नगरी में खालिस मिनरल मिक्सचर कहाँ से मिलेगा। तो एक तो है कि आप बाज़ार से, मार्केट से जो आपके दिल को लगे आप वो ले सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने पहले बताया कि मैं एक अरसे तक युवास से लेता रहा हूँ और युवास के मिनरल मिक्सचर को रिकमेंड करता रहा। तो अभी डॉक्टर साहिबा ने भी फरमाया है कि ये पहला काम, ये उसी तरफ तवज्जो देने वाली हैं कि यहाँ से भी मिनरल मिक्सचर अवेलेबल हो। एक सस्ता होगा, इकनॉमिकल, और एक खालिस होगा। दूसरा, डॉक्टर मखदूम जब्बार साहब हमारे बहुत ताल्लुक़ वाले हैं, दोनों के मोहसिन हैं। एक वो भी बनाते हैं पाउडर की शक्ल में, और वो हम जानवरों को रिकमेंड करते हैं कि 100 ग्राम, डॉक्टर साहबा ने 116 बताया। ये बड़ा प्यारा, हाई यील्डिंग एनिमल, बड़ी, इसी से कहते हैं प्रीसियन न्यूट्रिशन। हमारे यहाँ तो मामला कोई नहीं ना कि चलो 2 छिटाक ऊपर हो गया, 2 छिटाक कम हो गया। सर इसमें भी कैल्शियम और फास्फोरस की रेशो भी मैटर करती है। जैसे हाई यील्डिंग के लिए आप कैल्शियम की 2.25 से लेकर 1:1 कर सकते हैं, और इसी तरह ड्राई पीरियड में इस रेशो को थोड़ा और नैरो कर सकते हैं। तो सिर्फ ये कि आप क्वांटिटी से ज़्यादा आप अगर रेशो को मेंटेन रखेंगे तो तब भी एनिमल की प्रोडक्ट। तीसरा जो है, ये एक सोर्स तो इंशाल्लाह ताला युवा से शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह सर। मखदूम जब्बार साहब का तो आप हेल्पलाइन से पहले भी आप रब्ता करते रहते हैं। तीसरा ये है कि ये बरतानिया का बना हुआ है और 5 किलो का। इसकी खूबी ये है कि ये यूरिया मोलेसिस ब्लॉक की तरह ये गर्मियों में फैलता नहीं है, सर्दियों में सुकड़ता नहीं है, बारिश का इसके ऊपर असर कोई नहीं होता। ये 5 किलोग्राम का जो है, एक पूरे जानवर के लिए जो आप फरमा रहे हैं, ये पूरे साल के लिए काफ़ी है। सिर्फ चाटने से इसका वज़न कम होगा। ये डोलोमिटिक है, ये डोलोमिटिक है, और इसकी खूबी ये है सोर्स कि इसके अंदर बेंटोनाइट ने इसको मजबूत किया हुआ है। और जहाँ जो ये दुनिया के अंदर हर्ड खुले होते हैं, वहाँ पर ये स्टैंड के अंदर ये इसको लगा देते हैं, और जानवर जो है वो आकर इसको लिक करते रहते हैं। तो ये नीचे हेल्पलाइन में नंबर दिया होगा, आप वहाँ रब्ता कर सकते हैं। युवास वाला भी आपको मिल सकता है, डॉक्टर मखदूम जब्बार साहब वाला, रिफा यूनिवर्सिटी वाला भी मिल सकता है, और ये भी मिल सकता है। सर अच्छा आपने ये इंट्रोड्यूस करवा दिया डोलोमिटिक कैल्शियम। जो गुड सोर्सेज की मैं बात करूँ, कुछ मीडियम सोर्सेज हैं कैल्शियम के, तो डोलोमिटिक, मोनो कैल्शियम फास्फेट, डाई कैल्शियम फास्फेट, ये तो गुड सोर्सेज में आते हैं। इसके अलावा रिगार्डिंग कैल्शियम अवेलेबिलिटी, कैल्शियम कार्बोनेट जो मीडियम सोर्सेज में आ जाता है। रेफ्यूजीज भी मिनरल्स का सोर्स है कैल्शियम का, लेकिन वो पुअर सोर्स है और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ साथ मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको फास्फोरस के सोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहती हूँ कि हमेशा डीफ्लोरिनेटेड रॉक फास्फेट लें, कभी भी फ्लोरिनेटेड ना लें। अगर आप फ्लोरिनेटेड रॉक फास्फेट यूज़ करेंगे तो वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को हिंडर करता है और अल्टीमेटली कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। साहब इसे कहते हैं पढ़े लिखे आदमियों के पास बैठेंगे तो आपको कुछ मिलेगा। सर आपसे सीखा है अपने सीनियर। इंशाल्लाह ताला ये हम एक सीरीज़ कर रहे हैं लाइफ स्टॉक के बारे में, तो हम दोबारा भी आपको ज़हमत देंगे, और इंशाल्लाह ताला ये ताकि नाज़रीन को इससे बहुत फ़ायदा शुक्रिया पहुंचे। सर, बहुत। तो मैं आपका आज के लिए शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में हम फिर हाजिर होते हैं एक नए टॉपिक के साथ, ताकि आपके जानवरों का पैदावारी अमल जो है बग़ैर रुके हुए आगे चलता रहे। फमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।